बात दोबारा सेक्शन 25 सीआरपीसी पे ही करेंगे, क्योंकि जब हमने देखा तो हमारा मन संतुष्ट नहीं हुआ। और जब आज सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज देखे तो बात वही ठीक निकली जिसकी वजह से हमारा मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब बेयर में कोई बात लिखी है तो उसमें कुछ ऐड करने की या कुछ घटा देने की ये अनुमति हमें नहीं है। मन संतुष्ट नहीं हुआ, इसीलिए हमने सेक्शन 25 पर दोबारा बातचीत करना ये उचित जाना। सेक्शन 25 सीधे कह रहा है क्या, सेक्शन 25 जो सेक्शन 25 है वो कहता है जब एक विचारण में कोई व्यक्ति 2 या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तब भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय, उसने सीधे न्यायालय शब्द का प्रयोग किया। तो न्यायालय शब्द का मतलब ही सीधे ये निकल रहा है कि धारा 25 जो ताकत दे रही है वो प्रत्येक विचारण न्यायालय की ताकत होगी जो सीआरपीसी के अंतर्गत विचारणा कर रहा होगा। इसमें सेशन न्यायालय ये भी शामिल है और मजिस्ट्रेट का न्यायालय ये भी शामिल है। प्रत्येक न्यायालय उसको सेक्शन 25 ये गवर्न करेगा। अब सेक्शन 25 सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 बीएनएस हो रहा है, तो सेक्शन 9 बीएनएस ये भी एक बार देखना पड़ेगा। और जो सेक्शन 25 बीएनएसएस है ये पूर्व में सेक्शन 31 सीआरपीसी रह चुका है और जो इस समय सेक्शन 9 बीएनएस है ये पूर्व में सेक्शन 71 सीआरपीसी रह चुका है। यद्यपि सेक्शन 25 बीएनएसएस ये जिस रूप में अब इनेक्ट, ठीक इसी रूप में सेक्शन 31 में, सेक्शन 31 सीआरपीसी के रूप में इनेक्ट रहा हो, ये ठीक नहीं है। सेक्शन 31 सीआरपीसी में जो कुछ लिखा था उससे थोड़ा डिफरेंट सेक्शन 25 बीएनएस में आया है। सेक्शन 25 बीएनएस नहीं, सेक्शन 25 बीएनएसएस, इसमें थोड़ा डिफरेंट आया, लेकिन फिर भी दोनों सेक्शंस का जो मूल भाव है वो एक जैसा ही है। तो चूंकि जो वर्तमान धारा 25 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 भारतीय न्याय संहिता है, इसलिए सेक्शन 9 सबसे पहले देख लेना ठीक होगा। आगे बढ़ें उससे पहले सेक्शन 9 देख लें कि सेक्शन 9 क्या कह रहा है, क्योंकि सेक्शन 9 जो कुछ कह रहा है भारतीय न्याय संहिता का, उसके अधीन होकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसकी धारा 25 पढ़ी जाएगी। और वैसे अगर सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 ये सेक्शन रहेगा, ये न भी लिखा होता तो भी सेक्शन 9 की मौजूदगी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 25 को गवर्न करती। क्यों? इसलिए क्योंकि सेक्शन 9 सबस्टेंटिव लॉ का सेक्शन है, सारभूत विधि का सेक्शन है और पक्षकारों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व
इनका निर्धारण हमेशा सारभूत विधि इसी से होगा। तो चूंकि दंड एक दायित्व है और दंड उतना ही दिया जा सकता है जितना भारतीय न्याय संहिता कहेगी, ये जितना आईपीसी बताएगी, उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। दंड देने की प्रक्रिया क्या होगी, इसको रेगुलराइज पहले सीआरपीसी करती थी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये करेगी। वो सिर्फ दंड देने की प्रक्रिया को विनियमित कर सकते हैं, लेकिन दंड का विस्तार कितना हो, यह हमेशा सारभूत विधि के प्रावधानों से ही तय होगा। और सारभूत विधि के प्रावधान पहले आईपीसी में थे, अब भारतीय न्याय संहिता इसमें है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी धारा 25 सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 है। तो सबसे पहले सेक्शन 9 देख लें, क्या कहता है। जहां कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है, मिलकर बनी है, वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित न किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो। ठीक है ना। जो सबसेक्शन 1 है वो सिर्फ इतना कह रहा है, सबसेक्शन 2 अलग स्थिति को लागू हो रहा है। जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि जहां की कोई बात अपराध है और वह ऐसे भागों से मिलकर बनी है जिनमें से प्रत्येक भाग स्वयं एक अपराध है। एक बात अपराध है और ऐसे भागों से मिलकर बनी है जिनमें से प्रत्येक भाग स्वयं अपराध है। तो अपराध तो दोनों ही हो गए, क्योंकि बात अपराध है और वह ऐसे भागों से मिलकर बनी है जो स्वयं अपराध है। ये बात ठीक वैसी हो गई कि जहां के आरोप के अंतर्गत एक से अधिक शीर्ष है, वहां आरोप के अंतर्गत आरोप का कोई भी शीर्ष आता है। ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि एक स्थान पर एक व्यक्ति के विरुद्ध एक से अधिक अपराध एक ही समय पर किए गए तो जब उस पर मुकदमा चलाया जाएगा तो उन सभी अपराधों के लिए उसे विचारित किया जाएगा जिनके लिए संबंधित व्यक्ति को आरोपित किया गया है। सबके लिए मुकदमा चलेगा, क्योंकि संभव यह भी है कि उसके ऊपर जितने अपराधों का आरोप लगा है सब उसने किए हों। संभव यह भी है कि उसने कुछ किए हों और संभव यह भी है कि उसने कोई अपराध न किया हो। अगर अलग अलग उन सभी अपराधों के लिए मुकदमा चलाएं तो यह असुविधाजनक होगा और यह असुविधा सबको होगी, किसी एक को नहीं होगी। इसी असुविधा के निवारण के लिए पिछली सीआरपीसी में सेक्शन 220 और 223 ये मौजूद है, क्योंकि अपराधों में भाग एक व्यक्ति ये भी ले सकता है और अपराधों में एक से अधिक व्यक्ति ये भी भाग ले सकते हैं। तो अगर एक ही व्यक्ति है और उसने एक स्थान पर एक व्यक्ति के विरुद्ध एक से अधिक अपराध किए हैं तो इस एक व्यक्ति के विरुद्ध एक मुकदमा चलना चाहिए और उसी में उन सभी अपराधों के लिए उसे विचारित किया जाना चाहिए जो उसने एक व्यक्ति के विरुद्ध एक स्थान पर एक समय में, ठीक है, ये किए।
क्योंकि अगर इन सबके लिए अलग अलग मुकदमा चलाएं तो असुविधा होगी। अब यह भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग और उन बहुत सारे लोगों ने एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति के विरुद्ध एक से अधिक अपराध ये किए हो, तो इन सबके विरुद्ध भी, इन सारे व्यक्तियों के विरुद्ध भी एक साथ सारे अपराधों के लिए मुकदमा चलना चाहिए। यह अधिक सुविधाजनक होगा, यह अधिक सुविधाजनक होगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध हम अलग अलग उन सारे अपराधों को करने के लिए मुकदमा चलाए भी तो भी असुविधा होगी, भले ही 5 लोगों ने मिलकर एक स्थान पर एक व्यक्ति के विरुद्ध एक से अधिक अपराध किए। अब हम पांचों का ट्रायल अलग अलग चलाएं, भले ही सारे अपराधों के लिए ये चलाएं, मतलब ABCDE ने मिलकर ऐसा किया, तो A के विरुद्ध हम सारे अपराधों के लिए मुकदमा चला रहे हैं, B के विरुद्ध सारे अपराधों के लिए मुकदमा चला रहे हैं, तो भी तो 5 चलेंगे, और तब भी तो साक्षियों को 5 जगह जाना पड़ेगा, तब भी तो 5 बार न्यायालय को उसी मामले को सुनना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि इन 5 का एक साथ विचारण किया जाए, क्योंकि साक्ष्य वो तो सभी के खिलाफ एक ही जैसा होगा। तो इसके लिए पहले CRPC में कौन सा सेक्शन था? 223। अब सेक्शन CRPC में जो आ गए वो 243 और आपका 246, ये सेक्शन आ गए। पहले 220, 223, 3 का अंतर रहा, 243 और 246। ये सेक्शन सबस्टिट्यूट हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति हो या अनेक व्यक्ति हो, अगर उनके विरुद्ध एक स्थान पर एक समय में एक व्यक्ति के विरुद्ध एक से अधिक अपराध करने का आरोप लगाया गया है तो उनका मुकदमा सभी अपराधों के लिए चलेगा। इससे एक बात तो यह तय हो गई कि सभी अपराधों के लिए चलेगा। और हमने कल आपसे कहा था कि जब एक स्थान पर एक ही व्यक्ति के विरुद्ध एक समय पर एक से अधिक अपराध किए जाते हैं तो भाषा जो कानून की हो जाती है वो भाषा ये हो जाती है कि अपराध का एक संव्यवहार है, जिसमें एक से अधिक अपराध किए गए। यानी अब बोला जाए तो ऐसे भी बोला जा सकता है कि सेक्शन 25 तब एप्लीकेशन में आएगा जब एक से अधिक अपराध एक संव्यवहार में किए गए हैं। ठीक है ना? अब ऐसे भी भाषा हो सकती है कि सेक्शन 25 CRPC या सेक्शन CRPC तो नहीं बोलना चाहिए, सेक्शन 25 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये एप्लीकेशन में तब आएगी जब एक व्यक्ति के विरुद्ध एक संव्यवहार में एक से अधिक अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, और अभियोग भी नहीं करना चाहिए, एक से अधिक अपराध करने का आरोप लगाया गया है। ठीक है ना? या फिर दूसरी स्थिति सेक्शन 25 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तब भी प्रवर्तन में आएगी जबकि कई व्यक्तियों के विरुद्ध एक ही संव्यवहार में एक से अधिक अपराधों का आरोप लगाया गया है, तब आएगा। ठीक है ना? उससे पहले सेक्शन 25 का कोई एप्लीकेशन हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं कि विचारण का प्रारंभ यह आरोप लगाने से होगा और विचारण का समापन दोष सिद्धि और दोष मुक्ति इस पर हो जाएगा।
इसके बाद जो कुछ होगा वो दंड देने की प्रक्रिया चलेगी। इसका मतलब दंड देने की प्रक्रिया ये विचारण का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। दंड देने की प्रक्रिया विचारण के बाद है। विचारण का समापन दोष सिद्धि दोष मुक्ति इस पर हो गया। इसके बाद दंड न्यायालय की जितनी शक्तियां हैं, जैसे उसकी शक्ति है कि विचारण पूर्ण होने तक वो किसी भी समय किसी भी साक्षी को आहूत कर सकता है। उनकी एक और शक्ति है कि विचारण पूर्ण होने तक वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसके बारे में उन्हें यह लगता है कि उसने भी उस अपराध में भाग लिया है, जिस अपराध का वे विचारण कर रहे हैं, तो उसे भी आहूत कर सकते हैं। ये शक्तियां उनकी कहां हैं? ये सीआरपीसी या बीएनएसएस, सीआरपीसी में तो हम बता देते 311 319, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये शक्तियां 311 और 319 में नहीं है, अन्य किसी धारा में आई हैं। तो ये सारी शक्तियां वो कब तक उपयोग कर सकते हैं? जब तक विचारण चल रहा है। तो प्रश्न ये उठता है, विचारण कब तक चल रहा है? तो विचारण की समाप्ति उसी दिन हो गई जिस दिन दोष सिद्धि या दोष मुक्ति हो गई। अब वो किसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोष मुक्ति हो गई तब तो बात ही खत्म हो गई। अब तो दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील होनी है तो हो, लेकिन इसी का काउंटर पार्ट है, अगर दोष मुक्ति हो गई तो विचारण खत्म हो गया। तो अगर दोष सिद्धि हो जाएगी तो विचारण खत्म क्यों नहीं होगा? तब भी तो खत्म हो जाएगा। तो दोष सिद्धि के साथ भी विचारण खत्म हो जाता है। अब मसला दंड का शुरू हो रहा है, ठीक है। दंड कितना दिया जाए, ठीक है। अब मसला दंड का शुरू होगा, और अब मसला जब दंड का शुरू होगा तो दंड का विस्तार कितना हो, ये तो सारभूत विधि ये तय करेगी, और उस दंड को दिया किस प्रकार जाए ये प्रक्रिया विधि ये तय करेगी, ठीक है ना। दो अलग अलग मामले हैं। दंड का विस्तार कितना हो ये एक सवाल, और दंड दिया किस प्रकार जाए ये दूसरा सवाल। दंडों के बारे में ये आप सारभूत विधि के प्रावधानों में देखेंगे तो वो कहते हैं कि अप टू 10 ईयर, 10 साल तक, अप टू 7 ईयर, अप टू सच एंड सच ईयर, और जुर्माना, या दोनों। इस प्रकार की भाषा लिखी रहती है। इसका मतलब अगर अप टू 10 ईयर लिखा है तो 1 साल देने की भी ताकत, 2 साल देने की भी ताकत, और जुर्माना ये लगाने की ताकत है। जुर्माने की राशि ये नहीं बताई। और आपसे कहा था कि जुर्माना भी एक प्रकार का दंड है, तो जुर्माना कितना लगाया जाए ये सवाल पैदा होता है। तो विस्तार हमेशा सारभूत विधि से। तो जुर्माना अगर मेंशन नहीं है कि कितना लगाया जाए तो सेक्शन 8 जो पिछली सीआरपीसी में कितना था, धारा 63, वो ये कहती है जुर्माना कितना भी हो सकता है किंतु अत्यधिक नहीं होगा, इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन कुछ भी हो, जो हम यहां पर बोलना चाहते हैं वो सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि दंडों का विस्तार कितना हो। ये कहां से तय होगा?
भारतीय न्याय संहिता और पुराने समय में आईपीसी, यानी सारभूत विधि के प्रावधानों से तय होगा दंड कितना हो, कितना उसका विस्तार हो और किस प्रकार दिया जाए, ये सीआरपीसी तय करेगी, यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये तय करेगी। जब अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की ओर दृष्टि डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि विधायिका ने बड़ी सूझबूझ के साथ ये तय किया है कि भले ही अपराध में दंड कितना भी प्रोवाइड हो और उसका विचारण किसी के द्वारा भी किया जाना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया हो, लेकिन दंड ये हमेशा मैच्योर लोगों के द्वारा ही लगाए जाने चाहिए। जब हम सीआरपीसी पुरानी देखते थे, ये वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखते हैं और दंड न्यायालयों की शक्ति दंड देने के संबंध में, उनकी एक विचारण के संबंध में शक्तियां है और दूसरी दंड देने के संबंध में शक्तियां है। तो दोनों शक्तियों के संबंध में जब हम दंड न्यायालयों की शक्ति पर विचार करते हैं, सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों को दृष्टि में रखते हुए, तो एक बात बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि विचारण विधायिका ने ऐसे मामलों का जिनमें घोरतम या गुरुतर दंड प्रोवाइड है, उनका विचारण मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाना अनुज्ञेय किया है। अनुज्ञेय, जिसकी अंग्रेजी अलाउड, विधायिका ने यह अलाउ किया है कि जिनमें गंभीर दंड प्रोवाइड है, आजीवन कारावास तक के, उनका विचारण भी मजिस्ट्रेट का न्यायालय कर सकता है। लेकिन जहां तक दंड देने का सवाल है, तो दंड देने की शक्ति विधायिका ने सीमित रखी है और गुरुतर दंड देने का जो हक है कारावास के रूप में, कारा दंड के अन्य जो स्वरूप हैं, चाहे जुर्माना हो चाहे सामुदायिक सेवा हो, उस पर बहुत अंतर नहीं किया है। लेकिन जहां तक कारावास का दंड देने का सवाल है, उसमें विधायिका ने यह ध्यान रखा है कि कारावास के रूप में व्यक्ति को दंडित करने की ताकत इमैच्योर हैंड्स में न जाए। इसलिए कारावास का दंड देने की जब उन्होंने बात की, तो मजिस्ट्रेट को सिर्फ 3 वर्ष और सीजीएम एसीजीएम को 7 वर्ष। हां, सेशन और हाई कोर्ट इनकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ठीक है, ये स्थिति निकल कर आती है और ये बात हमें ध्यान में रख लेनी चाहिए कि विधायी मंशा ये है कि दंड अगर गुरुतर दिए जाएं, ठीक है, तो मैच्योर व्यक्ति के द्वारा दिए जाएं। ठीक है ना। तो एक बात तो तय हो गई कि इमैच्योर हैंड से गुरुतर दंड नहीं आने चाहिए, यह विधायिका की मंशा है। अब इस मंशा को हम ध्यान में रख लेते हैं। अब फिर सेक्शन 25 को देखते हैं, तो वो कहता है कि ये सेक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 रहेगा। तो एक बार सेक्शन 9 को भी ध्यान में लेना जरूरी है, जहां से हमने बात की शुरुआत की थी कि सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 जब हम पढ़ते हैं तो कहता है जब कोई बात अपराध है और वह ऐसे भागों से मिलकर बनी है जो स्वयं अपराध है, तो जब तक अभिव्यक्त रूप से कुछ अन्यथा उपबंधित न हो, तब तक सामान्य स्थिति यह रहेगी कि व्यक्ति को दंडित करते समय उस पूरी बात के लिए नहीं जो अपराध है,
बल्कि उनमें से किसी एक भाग के लिए जिनसे मिलकर वो बन रही है, किसी एक भाग के लिए दंडित किया जाएगा, या तो अभिव्यक्त रूप से अन्यथा कुछ उपबंधित हो, तो फिर उसे सारे भागों के लिए दंडित किया जा सकता है। हमने आपसे शुरुआत में चर्चा की थी, जहां से पॉइंट शुरू हो रहा था, बातचीत शुरू हो रही थी, उसमें बात आई थी कि एक व्यक्ति जब एक ही समय में एक ही व्यक्ति के विरुद्ध एक से अधिक अपराध करता है तो उसे एक ही मुकदमे में सारे अपराधों के लिए आरोपित किया जा सकता है। तो फिर क्या होगा, जब उस पर आरोप लगाया जाएगा तो चूंकि उसने एक ही व्यक्ति के विरुद्ध एक ही समय में एक से अधिक अपराध किए, तो यह कहा जाएगा कि एक ही संव्यवहार में उसने एक से अधिक आरोप किए, ठीक है, एक से अधिक अपराध किए और उनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, ठीक है ना, आरोप लगाया गया। लेकिन इस आरोप के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के लिए आरोप होगा जो उसने उस व्यक्ति के विरुद्ध एक ही समय एक ही स्थान पर किए। अर्थात इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति जिस पर आरोप आया है, इस आरोप के एक से अधिक शीर्ष हैं और इस पर लगे आरोप के अंतर्गत इनमें से किसी भी अपराध के लिए लगाया गया कोई आरोप इसके अंतर्गत आता है, अर्थात इस आरोप के अंतर्गत इस आरोप का कोई भी शीर्ष आता है, यह कहा जाएगा, ठीक है ना। सारे शीर्ष मिलकर आरोप का गठन कर रहे हैं और प्रत्येक शीर्ष अपने में आरोप है, प्रत्येक शीर्ष भी आरोप है और ये मिलकर भी आरोप का गठन कर रहे हैं। ऐसे ही ये बात स्वयं अपराध है जिसका आरोप उस पर है, और ये बात जिन भागों से मिलकर बनी है वे भाग भी स्वयं अपराध हैं। इसका दृष्टांत दिया है, विधायिका ने कहता है का या पर लाठी से 50 प्रहार करता है, का लाठी से या पर 50 प्रहार करता है, 50 बार लाठी उसने मारी है। तो उसने क्या किया, लाठी से मारा है उसे, यही तो कहा जाएगा। जहां एक बात उसने की है जो कि अपराध है, लेकिन यह बात ऐसे भागों से मिलकर बन रही है जिनमें से प्रत्येक भाग स्वयं अपराध है। तो अगर उसे 50 बार लाठी मारने के लिए दंडित किया जाए तो 50 साल दंड उसे मिलेगा, जो कि विधायिका की मंशा के एकदम खिलाफ है। यह मामला 323 का बना, अगर पिछली आईपीसी के हिसाब से बात करें तो, ठीक है, पिछली आईपीसी के हिसाब से 323 के लिए 1 वर्ष दंड प्रोवाइड है। अब ये 50 वर्ष दंड इसे मिल जाए, ये तो कम से कम ठीक नहीं होगा। तो सेक्शन 25 सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 पढ़ा जाएगा, क्योंकि अब दंड देने की स्थिति आ गई, अब दंड देने की स्थिति आ गई। अभी सेक्शन 25 का एप्लीकेशन नहीं आया, क्योंकि सेक्शन 25 का एप्लीकेशन तब होगा जब एक व्यक्ति एक से अधिक अपराधों के लिए दंडित किया जाना है। अभी तो एक ही का मामला चल रहा, ठीक है, तो अभी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी तो सिर्फ पिछली धाराओं के मुताबिक जो विचारण का न्यायालय होगा वो सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 पढ़ेगा और एक बार के लिए दंडित कर देगा, यानी एक लाठी मारने के लिए दंडित कर देगा, 1 वर्ष दंड मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एक ही संव्यवहार में एक से अधिक अपराध हुए, एक से अधिक, और एक से अधिक अपराध होने की दशा में सबके लिए व्यक्ति दोषी सिद्ध हो गया और सबके लिए उसे दंडित होना है, ठीक है, तब सेक्शन 25 आएगा और तब भी सेक्शन 25 को सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 ये पढ़ना है, ठीक है। तो सब सेक्शन 2 में देखें, सेक्शन 9 के कहता है जहां
कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की दो या अधिक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है। यह कोई कार्य है जिनमें स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है, मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं। वहां अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित न किया जाएगा जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता हो। अब एक स्थिति और आ गई, एक व्यक्ति 302 करेगा तो 307 तो होनी ही होनी है। हत्या अगर करोगे तो हत्या के प्रयत्न के किए बिना हत्या कैसे करोगे भाई? पहले तो हत्या का प्रयत्न करोगे तभी तो हत्या करोगे, ठीक है? तो सवाल यह है, आपने एक व्यक्ति के गोली मार दी, वो तत्काल नहीं मरा। अब यह भी हो सकता है बच जाए और यह भी हो सकता है मर जाए। सवाल यह है, जैसे ही आपने गोली मारी आपके खिलाफ 307 लिख गए, ये 308 जैसी भी स्थितियां बन रही हो, जैसी भी बन रही हो, उसके बाद वो मर गया। अब या तो 302 है या 304 है, ठीक है ना? लेकिन मरा, उसके गोली लगी थी, वो मर गया। मर इसलिए गया क्योंकि डॉक्टर साहब का पैर ऑक्सीजन की नली पर आ गया, ठीक है ना? और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई। उसकी मौत गोली का रिजल्ट नहीं है, ठीक है ना? मौत डॉक्टर के ऑक्सीजन के नली पर पैर आ जाने से हुई है। अब 302 तो नहीं है, 307 ही है, ठीक है ना? क्योंकि 302 कब होती? जबकि गोली की चोट से ही वो मरता। जब तक गोली की चोट से नहीं मर रहा या गोली की चोट का प्रमुख रोल उसके मरने में होना चाहिए, तब तक नहीं हो सकता। क्योंकि मर्डर की डेफिनेशन यही है कि आपके काम की का परिणाम मौत होनी चाहिए। आपके काम का परिणाम मौत नहीं है तो आपका जो काम है आप उसी के लिए दंडित होंगे। लेकिन आरोप यह है कि डॉक्टर साहब ने नहीं, तुम्हारी ही चोट से मरा है, तो आदमी को 307 और 302 दोनों के लिए विचारित किया जा सकता है। 307 और 302 दोनों के लिए विचारित हुआ, दोनों के लिए दंडित हो गया, ठीक है ना? दोनों के लिए दंडित हो गया। अपील में क्या होगा, आगे क्या होगा, छोड़ दीजिए, दोनों के लिए दंडित हो गया। अब सेक्शन 25 का एप्लीकेशन शुरू हो गया, ठीक है ना? अब सेक्शन 25 पढ़ा जाएगा क्योंकि स्थिति क्या आ गई है सेक्शन 25 की कि एक व्यक्ति दो या एक विचारण में दो या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध हो गया, ठीक है ना? दो या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध हो गया। अब जब दो या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध हो गया तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 पढ़ा जाएगा, ठीक है? सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 पढ़ा जाएगा और सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 पढ़ने पर हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 2 का खंड यह कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति का एक काम विधि की दो धाराओं के अंतर्गत आने वाला अपराध है, दो भिन्न धाराओं के अंतर्गत, तो उसे उससे गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जो उन दोनों में से किसी एक के लिए उसे दंडित किया जा सकता था, ठीक? तो यानी वो 302 के लिए दंडित होगा, 307 के लिए नहीं, ठीक है ना? 307 के लिए नहीं कहने का अर्थ यह है 307 के लिए नहीं होगा, ये नहीं, उसने ये कहा कि उस गुरुतर दंड से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जो उनमें से किसी एक के लिए उसे दिया जा सकता था। यानी किसमें,
उसमें तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड ये दिया जा सकता है। और 307 में मैक्सिमम मृत्युदंड ये भी पिछली आईपीसी में दिया जा सकता था, अब नई में हमने देखा नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन 307 में मृत्युदंड रेयर था, ठीक है ना, रेयर था। लेकिन 307 में आजीवन कारावास ये भी था, ठीक है। और मर्डर इसमें भी, तो गुरुतर दंड से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। तो अगर 302 और 307 दोनों के लिए दंडित करो तो अधिकतम दोनों में वही दंड देने पड़ेंगे। आप अधिकतम अगर दंडित करो तो दोनों में वही दंड देने पड़ेंगे। अभी भी सेक्शन 25 का कोई ऐसा प्रभाव नहीं हुआ जिसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो, मतलब ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जिसे समझना मुश्किल हो जाए। एक बात है। अब एक और स्थिति हो सकती है, उसने मर्डर किया, ठीक है, और साथ ही साथ उस पर 10 साल से दंडनीय कोई अपराध करने का अभियोग ये भी है, ठीक है ना। अब एक स्थिति हो सकती है, एक व्यक्ति 2 अपराधों के लिए दोषित हो गया, तो वो कहता है कि जो गुरुतर दंड से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। ये कब कहता है? जब उसका काम ऐसा हो, जो काम एक ही है लेकिन विधि की 2 भिन्न धाराओं में आने वाला अपराध है, तब सेक्शन 9 की बात हो रही है ना। सेक्शन 9 की बात कब हो रही? अब उसने एक काम किया, एक ही संव्यवहार में किया, अब संव्यवहार की बात होने लगी है, अब सेक्शन 9 वाली बात हट गई है। इसी बात को हम लोगों ने उस दिन मिस कर दिया, यही बात मिस हुई। सेक्शन 9 सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 पढ़ा जाएगा इसको। सेक्शन 25 में 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक ही संव्यवहार में एक से अधिक अपराध किए गए। दूसरी, जब सेक्शन 9 लागू हो सकती है, ठीक है ना। और तीसरी कि एक संव्यवहार में जो अपराध किए गए उनसे कोई और अपराध भी बनना है। जैसे आपने मानव शरीर के विरुद्ध इतने अपराध किए कि अब आपके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो गई। ये 3 स्थितियां हो सकती हैं, वे 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक संव्यवहार में आपने एक से अधिक अपराध किए और उनका विचारण हुआ और दोषित हो गया, ठीक है ना। एक ऐसे अपराध का विचारण हो रहा था जिसमें एक ही काम से विधि की 2 भिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध बनना था, या आपने 2 भिन्न भिन्न अपराध किए थे और उन 2 भिन्न अपराधों को मिला देते हैं तो तीसरा भिन्न अपराध बन जाता है। आपने डकैती डाली, मर्डर किया तो डकैती डालना भिन्न अपराध, मर्डर करना भिन्न अपराध, मिलकर इन्होंने क्या किया? 396 बना दी, ठीक है ना। ये दूसरी स्थिति हुई। सेक्शन 25 का ऑपरेशन 3 स्थितियों में होगा, और बस यहीं पर हम लोग थोड़ी सी गलती कर गए थे। सेक्शन 25 3 स्थितियों में तीन स्थितियों को गवर्न कर रही है। आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। सेक्शन 9 लागू कब हो रही है? जबकि एक बात अपराध है और कई भागों से मिलकर बनी है जो स्वयं अपराध है, तब किसी एक के लिए दंडित होगी, ठीक है। अगर अभिव्यक्त रूप से कुछ अन्यथा उपबंधित नहीं। एक स्थिति सेक्शन 9 दूसरी स्थिति में कब लागू होगी? जबकि एक काम किया, काम एक ही किया है और एक काम विधि की 2 भिन्न धाराओं के अंतर्गत आने वाला अपराध हो गया। और तीसरी स्थिति जबकि आपने 2-3 काम किए हैं, वो तीनों काम अपराध हैं और मिलकर भिन्न अपराध बन गए। ये 3 ही स्थितियां हैं सेक्शन 9 में, ठीक है ना। तो सेक्शन 25 का लागू होने की स्थिति है, ठीक है। ये सेक्शन 9 के संदर्भों में
तो तभी आएगी जबकि व्यक्ति का काम ऐसा हो कि वो विधि की दो भिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध गठित करता हो। यह सेक्शन 9 के लागू होने की स्थिति तभी आएगी जबकि उसने दो भिन्न अपराध किए हों जिन्होंने मिलकर भिन्न अपराध बना दिया हो। अदरवाइज सेक्शन 9 के लागू होने की स्थिति आएगी कब? ठीक है, अगर यह स्थिति हो तो आप सेक्शन 9 और सेक्शन 25 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसे मिलाकर पढ़ेंगे और जो सेक्शन 9 का मैंडेट है उसको लागू करेंगे। और सेक्शन 9 का मैंडेट क्या है कि इस दशा में व्यक्ति को उस दंड से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जा सकता जो उनमें से यानी उन सारे अपराधों में से किसी एक के लिए दिया जा सकता था। और जब हम लोग 243 और 246 सीआरपीसी और पिछली 220 और 223 पढ़ेंगे तो उनका जो मंतव्य है वो ये निकल कर आएगा कि अगर व्यक्ति ने ऐसा किया है कि उसका कार्य दो भिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध गठित कर रहा है तो उसका विचारण दोनों भिन्न धाराओं में किया जा सकता है। यानी अगर व्यक्ति ने 302 किए ऐसे कि पहले गोली मारी बाद में वो मर गया तो 307 के लिए भी उसका विचारण होगा, 302 के लिए भी होगा। 243 246 ये भी कह रहे हैं कि व्यक्ति ने डकैती डाली, ठीक है, मर्डर किया तो उसका 396 के लिए भी होगा, डकैती के लिए भी होगा और मर्डर के लिए भी होगा। लेकिन जब दंडित करने की बात आएगी विचारण हो जाएगा। जब दंडित करने की बात आएगी तो सेक्शन 25 पढ़ी जाएगी, ठीक है ना। और सेक्शन 25 कह देगी दिस सिचुएशन शुड बी गवर्न्ड बाय द सेक्शन 9 ऑफ द बीएनएस। अब सेक्शन 9 लागू हो जाएगी आके, क्योंकि सेक्शन 9 इसी स्थिति के लिए बनी है और उस गुरुतर दंड से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जो उनमें से किसी एक के लिए दिया जा सकता था। यानी 307 के लिए भी आप दंडित करो, 302 के लिए भी कर दो, ठीक है, लेकिन गुरुतर दंड 302 में, इसलिए 302 में जो प्रोवाइड है उससे ज्यादा नहीं। ठीक, आप डकैती के लिए भी कर दो, आप मर्डर के लिए भी कर दो, लेकिन 396 में जितना प्रोवाइड है उससे ज्यादा नहीं। अब जो मजेदार बात वो ये है कि मर्डर में जो प्रोवाइड है वही 396 में प्रोवाइड है, ठीक है, 396 मृत्युदंड और मर्डर में भी मृत्युदंड, ठीक है। तो अगर मृत्युदंड का तुमने विकल्प चुन लिया तो सेक्शन 25 फिर बेकार हो गई भाई, फिर बेकार हो गई, उसका कोई मतलब ही नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 25 तो एक प्रतिबंध लगा रही है कि उस गुरुतर दंड से अधिक दंड से दंडित आप नहीं करोगे। तो अगर सिचुएशन ऐसी है कि वे अपराध जो विधि के दो भिन्न धाराओं में, ठीक है, अपराध गठित कर रहे हैं, ठीक है, काम जो विधि की दो भिन्न धाराओं में अपराध गठित कर रहा है, या ऐसे अपराध जो भिन्न भिन्न कामों से हुए हैं और मिलकर अलग काम या अलग अपराध बना रहे हैं, इन तीनों में, ठीक है, विचारण किया गया है और तीनों में प्रोवाइड दंड अलग अलग है, तो फिर सेक्शन 9 और 25 का सम्मिलित प्रभाव यह रहेगा कि ऐसी दशाओं में अगर ये है स्थिति, अगर नहीं है ऐसी स्थिति तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर है ये स्थिति तो फिर स्थिति यह रहेगी कि उस गुरुतर दंड से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। एक सिचुएशन ये हुई सेक्शन 25 के लागू होने की। ठीक, बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि बहुत बोलना पड़ेगा हमें अगर दिक्कत हुई। सेक्शन 25 पे लागू होने की दूसरी सिचुएशन वो कब होगी? जबकि एक ही संव्यवहार में कई सारे अपराध किए गए, यानी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक ही व्यक्ति के विरुद्ध अनेक अपराध, या कई सारे व्यक्ति एक व्यक्ति के विरुद्ध या कई सारे व्यक्तियों के विरुद्ध
एक ही स्थान पर एक ही समय में कई सारे अपराध, तो युक्ति संगत यह कि सबके लिए विचारण एक साथ चले, ठीक है ना, युक्ति संगत तो यही है। अब चला और दंडित हो गए, सारे दोष सिद्ध हो गए, सब व्यवहार में जितने अपराध हुए सबके लिए दोष सिद्धि हो गई। अब दंडित करने की बात है, ठीक है ना, अब दंडित करने की बात है। तो अब सेक्शन 9 तो लागू नहीं हो रहा भाई, सेक्शन 9 तो न फर्स्ट पार्ट लागू हो रहा, न धारा 1 लागू हो रही सेक्शन 9 की, न 2 का खा, दोनों ने तीनों लागू नहीं हो रही। अब सेक्शन 25 इस रूप में लागू होगा कि इन सभी अपराधों के लिए वो न्यायालय जो विचारण कर रहा है दंड देने के लिए सक्षम है, देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो पिछली सीआरपीसी थी उसमें यह लिखा था, ठीक है, पिछली सीआरपीसी धारा 31 थी, यहीं पर फर्क हुआ है और यह फर्क होना चाहिए था। पिछली धारा 31 यह कहती थी यदि न्यायालय ने कोई अन्यथा आदेश नहीं दिया है और एक संव्यवहार में एक से अधिक अपराधों के लिए व्यक्ति को दोषित कर दिया गया है, तो जितने दंड दिए गए हैं यदि न्यायालय ने कोई अन्यथा आदेश नहीं दिया तो वो एक के बाद एक चलेंगे। यानी जनरल रूल ये था कि पहले 3 साल, फिर 2 साल, फिर 1 साल ऐसे चलेगा, या न्यायालय अन्यथा आदेश दे, और न्यायालय अन्यथा आदेश देता था और कहता था सभी दंड साथ साथ चलेंगे, तो साथ साथ चलना शुरू हो जाते थे। लेकिन अगर न्यायालय भूल जाता, ये बात लिखना, और वकील साहब भी भूल जाते, तो फिर वो एक के बाद एक चलते हैं। ये अभियुक्त के लिए कठिन स्थिति है। इसको नई बीएनएसएस में सुधार दिया। अब सेक्शन 25 में उन्होंने लिख दिया कि न्यायालय मामले की गंभीरता पर विचार करके, ठीक है, अब उन्होंने लिखा कि न्यायालय अपराधों की गंभीरता का विचार करते हुए ऐसे दंडों को साथ साथ या एक के बाद एक के रूप में चलने का आदेश दे सकेगा। यानी इट विल बी द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो एक साथ या साथ साथ चलने का आदेश देंगे। और मान लो भूल गए, ठीक है, तो फिर क्रिमिनल लॉ का सामान्य नियम लागू होगा। और क्रिमिनल लॉ का सामान्य नियम क्या है कि अगर कहीं गड़बड़ है तो अर्थान्वयन ऐसे किया जाएगा कि अभियुक्त को फायदा हो। यानी अब स्थिति यह हो गई कि अगर न्यायालय भूल गया तो साथ साथ चलेंगे, क्रमवर्ती होकर नहीं चलेंगे, ठीक है। अब ये दूसरी सिचुएशन आई जिसमें एक संव्यवहार में एक से अधिक अपराध किए गए। अब जब एक संव्यवहार में एक से अधिक अपराध हुए, सबके लिए दोषित हुए, सबके लिए दंडित हो गए। अब अगर सेशन के समक्ष विचारण हो रहा है तो ठीक है, या मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण हो रहा, कहीं भी हो रहा है, ठीक है, तो कहता है दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दो सिद्ध पर देने के लिए सक्षम है। न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। तो अगर विचारण सेशन न्यायालय के समक्ष हो रहा है तो सबसेक्शन 2 के लागू होने का कोई प्रश्न है ही नहीं, ठीक है ना। सबसेक्शन 2 के, क्योंकि सेशन तो कोई भी दंडादेश पारित कर सकता है। हाईकोर्ट के समक्ष विचारण हो रहा है तो सबसेक्शन 2 के लागू होने का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता, ठीक है। सबसेक्शन 2 मजिस्ट्रेट के समक्ष, और वो भी उस दशा में जबकि एक ही संव्यवहार में एक से अधिक अपराध किए गए हैं और सबके लिए दोषित किया गया है, ठीक है। और न्यायालय ने अपने दंड देने की क्षमता के भीतर रहते हुए सभी अपराधों के लिए दंड दिया है। यानी उनकी 7 साल है, उनकी 3 साल है, तो अपनी दंड देने की क्षमता के अंदर रहते हुए दंडादिष्ट सभी अपराधों के लिए जो कि एक ही संव्यवहार में किए गए थे न्यायालय ने दंडादिष्ट किया है। तो सबसे पहली बात यह है कि न्यायालय
अगर ये देखता है कि जो, और उसने क्रमवर्ती अपराध की गंभीरता को विचारण में ध्यान में रखते हुए उसने यह आदेश दिया कि क्रमवर्ती होकर चलेंगे, एक साथ चलेंगे नहीं। तो न्यायालय अगर यह देखे कि सबको अगर जोड़ दें, क्योंकि क्रमवर्ती होकर चलेंगे तो एक के बाद एक ऐसे चलेंगे, और जब एक के बाद एक होकर चलेंगे तो कुल मिलाकर 3 साल या 7 साल से ऊपर भी जा सकता है मसला। ठीक है, 3 साल 7 साल से ऊपर पहुंच गया, सिर्फ इसलिए मजिस्ट्रेट सुपीरियर कोर्ट में मामले को भेजे, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी उस मूल भावना को ध्यान में रखना होगा कि विधायिका ये चाहती है कि गंभीर अपराध, गंभीर दंड ये मैच्योर लोगों के द्वारा ही दिए जाएं। तो अगर आपने क्रमवर्ती होकर एक ही संव्यवहार के लिए दंडादेश पारित कर दिया है तो भी एक प्रतिबंध लगा रहेगा कि दंड किसी भी दशा में न्यायालय की मूल रूप से जो दंड देने की क्षमता है उसके दुगने से अधिक नहीं हो सकता। यानी ठीक है, आपने एक ही संव्यवहार में 323, 324, 325 सबके लिए दंडित कर दिया अपने दंड देने की क्षमता के भीतर रहते हुए। लेकिन अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय तो 3 गुना 6 ही तो दंड दे सकते हैं आप, और 325 में आपने 3 साल दे दिया, 3 साल 324 में दे दिया 1 साल, तो ये तो 7 साल पहुंच गया, आपकी दुगने से अधिक हो गया। ये आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कॉन्सिक्यूटिव आप दोनों बातें नहीं करेंगे। आप कॉन्सिक्यूटिव कॉन्क्यूरेंटली चलाएं आप तो बात ही खत्म हो गई, तब तो 3 साल में मामला फारिग हो जाएगा। आप कॉन्सिक्यूटिव करना चाहें तो अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। ठीक है, और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखकर करेंगे तो इसका मतलब जनरली नहीं करेंगे, आप जनरली नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई स्पेशल मामला है तो चलो आप कर भी दो। लेकिन फिर भी जो मूल रूप से विधायिका ने आपकी दंड देने की शक्ति को सीमित किया था, तो इस स्पेशल मामले में हम आपको सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 की ट्रिक से ज्यादा दंड देने के लिए अधिकृत कर देंगे। लेकिन इस प्रकार भी नहीं कि आपके मूल दंड देने की जो क्षमता है उसके 2 गुना से ज्यादा भी आप यहां दे पाओ, ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक, एक चीज। अब दूसरी चीज, मान लीजिए सेशन, ठीक, सेशन की शक्ति अप्रतिबंधित है, लेकिन एक ही संव्यवहार में किए गए अपराधों के लिए वो विचारणा कर रहा है। ठीक है ना, और उसकी दंड देने की शक्ति अप्रतिबंधित है। उसने एक अपराध के लिए आजीवन कारावास दे दिया, ठीक है, बाकी के लिए 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल ये दिए, और दंडादेशों को क्रमवर्ती कर दिया। तो अगर पहले आजीवन कारावास वाला शुरू हो जाए तो बाकी दंडों का तो कोई मतलब बचा ही नहीं। भाई जीवन 2 थोड़े है किसी के पास, जीवन 2 नहीं है। तब तो पहले 2 साल वाला, फिर 10 साल वाला, फिर 5 साल वाला, और चूंकि एक के लिए उसने आजीवन कारावास ही दे दिया तो फिर आपका 2 का कोई मतलब नहीं बचा कि किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। इसका कोई मतलब ही नहीं बचा क्योंकि उसने आजीवन दे दिया एक मामले में। भाई एक संव्यवहार में उसने बहुत सारे अपराध विचारित किए और उसमें तो एक में आजीवन कारावास दे दिया, और बाकी संव्यवहार के सभी अपराधों के लिए भी उसने दंडित किया, तो भी सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 का कोई मतलब नहीं बचा, तब भी नहीं बचा। मृत्युदंड दे दिया तब भी नहीं बचा, और आजीवन दे दिया तब भी नहीं बचा। ठीक है, लेकिन उसने आजीवन नहीं दिया, एक में 5 साल, एक में 7 साल, एक में 3 साल, एक में 2 साल, ऐसे दिया है, और दंडादेशों को क्रमवर्ती कर दिया। ठीक है ना, विशेष मामला पाया उसने और दंडादेशों को क्रमवर्ती कर दिया। अब आएगा सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 का एप्लीकेशन, और सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 के प्रभाव से सेशन न्यायालय की शक्ति पर प्रतिबंध आ गया। भाई या तो तुम आजीवन दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, दो मृत्युदंड दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने खुद
एक संव्यवहार में एक से अधिक अपराधों के लिए दंडादेश किया उसने, फिर तुमने खुद किया ना, और दंडादेश क्रमवर्ती कर दिया। इसके मतलब तुम छुप छुप कर भाई नहीं ये कर सकते। दो ना, किसने मना किया? तुम्हारी शक्ति तो अप्रतिबंधित है, दो, खुद दो, लेकिन ये नहीं करोगे। ठीक है कि एक संव्यवहार में किए गए एक से अधिक अपराधों के लिए व्यक्ति को दंडादिष्ट करो। 308 में 7 साल, 325 भी थी उसमें भी 7 पेल दी, 14 हो गए। 324 भी थी, 3 उसमें पेल दिए, 17 हो गए। और ऐसे करके तुमने 25 पहुंचा दिया। 308 में उसे कितना मिल सकता है यार? ऐसे करके तुमने 25 पहुंचा दिया, दंडादेश क्रमवर्ती कर दिया, तो यार वो तो 25 साल रहेगा। तो कोई कितना भी बदतमीज हो, ये तो स्थिति ठीक नहीं है। तो ये स्थिति सेशन के लिए है 2 का खंड। जब एक ही संव्यवहार में एक से अधिक अपराधों के लिए सेशन न्यायालय दंडित करेगा और मृत्युदंड या आजीवन कारावास को छोड़कर दंडादेश पारित करेगा, क्योंकि मृत्युदंड या आजीवन कारावास पारित कर दिया तो बात ही खत्म है, तब स्थिति यह आएगी कि दंडादेशों का कुल योग उस दशा में, जबकि दंडादेश क्रमवर्ती कर दिए गए हैं, 20 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ठीक है ना? ये व्याख्या सेक्शन 25 की निकल कर आएगी। ठीक है ना? अब सब सेक्शन 2 कहता है, वो सॉरी सब सेक्शन 2 तो यही था, सब सेक्शन 3 कहता है किसी सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजनों के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए एक दंडादेश समझा जाएगा। एक संव्यवहार में एक से अधिक अपराधों के लिए वो दंडादिष्ट हुआ है। अपील जब फाइल करेंगे तो इस दंडादेश की फाइल होगी। ये नहीं 323 में भी हमें अपील कर रहे हैं, 324 में भी अपील कर रहा है, अपील मेमो में एक धारा लिखना भूल गए। ठीक है, तो मालूम पड़ा उसमें अपील हुई नहीं, वो सजा काटते घूमो। तो अपील के प्रयोजनों के लिए, और इस धारा का एक और मतलब है, वो मतलब अगर हम अभी क्लियर भी करना चाहें तो क्लियर नहीं होगा। जब अपील हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि मजिस्ट्रेट के आदेश से भी सीधे अपील हाईकोर्ट जाएगी, एक स्थिति वहां मिलेगी। ठीक है, तो जब वहां वो स्थिति मिलेगी तो हम आपको बताएंगे कि इस सेक्शन का रिलीवेंसी वहां भी जुड़ेगी। तो उस एस्पेक्ट को अभी न छुएं, क्योंकि उस पर अभी हम उतना आपको बता नहीं पाए हैं, इसलिए बात उतनी समझ में नहीं आएगी, मोटी मोटी समझ लें कि भले ही एक संव्यवहार में एक से अधिक अपराधों के लिए आपको दोष सिद्ध किया गया है और दंडित भी किया गया है, तो भी जब अपील करेंगे तो इस संपूर्ण दंडादेश की होगी। ये 2 स्थितियां सेक्शन 25। और तीसरी स्थिति, जबकि एक ही संव्यवहार में व्यक्ति को एक से अधिक अपराधों के लिए विचारित किया गया और दंडित कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ किसी अन्य सेपरेट ट्रांजैक्शन का अपराध भी इन्हीं अपराधों के आधार पर हो रहा था, तो उसमें जब दंड दिया जाएगा, जैसे गैंगस्टर लग गई आपके खिलाफ, ठीक है ना, इस संव्यवहार के अपराधों के आधार पर गैंगस्टर की कार्यवाही अलग हो गई और उसमें जो सजा मिलेगी तो उस पर सेक्शन 25 का कोई प्रभाव नहीं है। सेक्शन 25 तभी लागू जब एक संव्यवहार में एक व्यक्ति को एक से अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया गया है, या फिर मामला सेक्शन 9 का है, सेक्शन 9 BNS, ठीक है, या पूर्व की सेक्शन 771 IPC, जब उसका मामला है, केवल तब, ठीक है, आपका सेक्शन 25 की प्रयोज्यता रहेगी। अब हम अपने मन से संतुष्ट हैं, क्योंकि अब व्याख्या ठीक है। ये हम नहीं कर सकते। इसमें से एक बात और सीख लेनी चाहिए कि बेयर में कुछ लिखा है तो लिखा है, हमें उसके अकॉर्डिंग निर्वचन निकालना होगा। हम बेयर को अपने हिसाब से नहीं मोड़ सकते।
मेरा मन जो संतुष्ट नहीं हुआ था वो इसी बात से नहीं हुआ कि अब न्यायालय शब्द लिखा, तो फिर मतलब ही कैसे हो सकता है कि हम ये कहें कि ये मजिस्ट्रेट के न्यायालय से ही संबंधित है? ये कैसे संभव है? और इसी बात का से हमें बिल्कुल संतोष नहीं मिला। फिर स्टडी मटेरियल को दोबारा देखा, चीजों को दोबारा समझा, तो जो दिखाई दिया वो ये स्थिति दिखाई दी कि दो स्थितियां हो सकती हैं सेक्शन 25 के एप्लीकेशन की। वन, ठीक है, जबकि सेक्शन 9 बीएनएस भी अट्रैक्ट होगी, और दूसरी जब सेक्शन 9 बीएनएस अट्रैक्ट नहीं होगी लेकिन एक ही संव्यवहार में एक से अधिक अपराधों के लिए व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाएगा। ध्यान में हमें कहां से है कि 220 सबसेक्शन 1 भी है, सबसेक्शन 2 भी है, और सेक्शन 9 जिसकी स्थिति की बात करती है वो सेक्शन 220 बोल गए, 243 कहनी चाहिए। जब हम सेक्शन 9 बीएनएस कह रहे हैं तो हमें 243 बीएनएसएस कहनी चाहिए। जब हम 71 आईपीसी कहें तो हम 220 सीआरपीसी कहें। तो 220 सीआरपीसी, ये 243 बीएनएसएस, उसमें 4 सबसेक्शन है। 2 सबसेक्शन एक ही संव्यवहार में किए गए अपराधों से संबंधित है, और 2 सबसेक्शंस में जो बात की गई है वो सेक्शन 71 आईपीसी या सेक्शन 9 बीएनएस से संबंधित है कि एक ही अपराध विधि की 2 भिन्न धाराओं में आने वाला अपराध है या 2 भिन्न अपराधों से मिलकर भिन्न अपराध बनना है, तो सबके लिए विचारण हो जाएगा। तो यहीं से हमें समझ में आया कि नहीं, इसका मतलब सेक्शन 25 2 स्थितियों में लागू हो रही है। एक, जबकि एक ही संव्यवहार में किए गए कई अपराधों के लिए दंडित किया गया, और जब दंडित किया गया और क्रमवर्ती कर दिया गया तब ये नीचे वाली लिमिटेशंस आएंगी। और अगर स्थिति यह है कि 243 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 यानी सेक्शन 9 बीएनएस या सेक्शन 71 आईपीसी उसका मामला है, तो फिर मामला सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 का ही रहेगा कि उस गुरुतर दंड से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जो उनमें से किसी एक अपराध के लिए प्रावधानित है। ऐसे करके बात निकल कर आएगी। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे, शेष बात अगले क्लास में करेंगे।